गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हमारा जो चैप्टर 15 था, कल हमने इसमें एक टॉपिक था जो इम्पोर्टेंट था, वो था जैव आवर्धन। जैव आवर्धन, इस टॉपिक के बारे में कल हमने अध्ययन किया था कि सभी प्रकार की खाद्य श्रृंखला में जो होता है वो मनुष्य सर्वोच्च होता है, सबसे ऊपर होता है, अर्थात ये सभी जीवों को भोजन के रूप में ग्रहण करता है। तो हानिकारक जो रासायनिक पदार्थ होते हैं वो सबसे अधिक किसमें, मनुष्य के शरीर में आकर एकत्रित होते रहते हैं। ठीक है, तो यह घटना कहलाती है जैव आवर्धन। इसके बाद हमारा जो जैव आवर्धन के बाद, तो जैव आवर्धन के कारण तो हम लिख सकते हैं जैव आवर्धन के कारण हमारे खाद्यान्न जैसे गेहूं, चावल, सब्जियां, फल, मांस, आदि में पीड़क रसायन यानी कि हानिकारक रासायनिक पदार्थ है ना, के अवशिष्ट विभिन्न मात्रा में उपस्थित होते हैं। तो जैव आवर्धन के कारण ही जो होता है वो धीरे धीरे हमारे जो खाद्यान्न होते हैं जिनको हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, उनमें जो ये रासायनिक हानिकारक जो रासायनिक पदार्थ होते हैं वो क्या हो जाते हैं, एकत्रित होते रहते हैं। और जब हम इनको क्या करते हैं, भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, तो ये हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं। ठीक है, इसी कारण इन सभी खाद्यान्न को जल से धोकर उपयोग में लेना चाहिए। वैसे भी हम क्या करते हैं, हमारे घरों में जो भी खाद्य सामग्री होती है, खाद्य वस्तुएं होती है, उनको सबको पहले क्या करते हैं, उपयोग में लेने से पहले पानी से धोते हैं। ठीक है, और इससे क्या होता है, हानिकारक जो पदार्थ होते हैं ये हमारे शरीर में नहीं जा पाते हैं। ठीक है ना, तो इन सभी खाद्यान्नों को या जो भी कोई वस्तुएं खाने की होती है तो पहले हम इनको पानी से धोएं, उसके बाद ही हम इसको उपयोग में लें। परंतु पीड़क रासायनिक पदार्थों को जल से धोकर भी अलग नहीं किया जा सकता है, ठीक है, तो केवल बाहरी अशुद्धियों को ही हम जल से धोकर अलग कर सकते हैं। खाद्यान्न के अंदर जो अशुद्धियां है रासायनिक पदार्थों के रूप में, तो हम इनको धोकर अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये हमारा टॉपिक है, इसको नोट कर लो फटाफट। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने नोट कर लिया है।
तो हम इसको मिटा देते हैं। इसके बाद अब हमारा जो है वो नया टॉपिक है। देखो इस चैप्टर के जो नोट्स हैं, चैप्टर 10 की जो नोट्स थे वो तो मैंने आपको PDF के रूप में भेज दिए। बाकी चैप्टर 15 के जो नोट्स हैं वो मैं कंप्लीटली आपको बोर्ड पे लिखा रहा हूँ, और कोई चीज़ यदि आपको बुक में से नोट करनी है तो मैं उसको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप कंटिन्यू इसको अपनी फेयर कॉपी में भी नोट कर सकते हैं, ठीक है। और जो चीज़ आपको बुक में बताई जाए तो आप उसको बुक में से नोट कर सकते हैं। इसके बाद अब हमारा टॉपिक है वो है ओजोन परत तथा यह किस प्रकार अपक्षयित होती है। देखो स्टूडेंट्स, आप जानते हो कि एक ओजोन के परत के बारे में तो आपने छोटी क्लासों में पढ़ लिया होगा कि ओजोन परत क्या होती है, ठीक है ना। और बड़ी क्लासों में मैंने आपको बता दिया है कि ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो ओजोन भी जो परत होती है ये एक प्रकार से हमारे लिए सुरक्षा चक्र का कार्य या सुरक्षा कवच का कार्य करती है। क्यों? क्योंकि क्या करती है, सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों यानी कि अल्ट्रावायलेट जो विकिरणें होती है उनको सीधे ही पृथ्वी पर आने से रोकती है, ठीक है। और जो हानिकारक जो पराबैंगनी विकिरणें होती है इनके बहुत ही हानिकारक दुष्परिणाम होते हैं। तो उन हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों को सीधे पृथ्वी पर आने से रोकती है। इस कारण यह क्या करती है, हमारे सुरक्षा चक्र का कार्य या सुरक्षा कवच का कार्य करती है। दूसरी बात है, ओजोन क्या होती है? ओजोन एक प्रकार की गैस होती है। ओजोन क्या होती है? एक प्रकार की गैस होती है, ठीक है। और ये क्या होती है? एक प्रकार की विषैली गैस होती है। कौन सी गैस होती है? विषैली गैस होती है। जबकि ऑक्सीजन होती है, ठीक है ना। ऑक्सीजन का फॉर्मूला होता है O2 और ओजोन का फॉर्मूला होता है O3, ठीक है। ऑक्सीजन तो क्या होती है? प्राणवायु होती है जो सभी जीवों के जीवित रहने के लिए आवश्यक होती है। और ओजोन जो होती है एक प्रकार की हानिकारक विषैली गैस होती है। हानिकारक विषैली गैस होने के बावजूद भी क्या करती है? एक प्रकार की परत बना लेती है, और वो जो परत होती है वो हमारे लिए सुरक्षा कवच का कार्य करती है। सुरक्षा कवच का कार्य क्यों करती है? मैंने आपको बता दिया कि ये सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों को बिल्कुल सीधे ही पृथ्वी पर आने से रोकती है। और हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों के क्या होते हैं? बहुत ही हानिकारक दुष्परिणाम होते हैं। तो देखो ये इस चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हो सकता है वो इस पर से क्वेश्चन बना के आपको दे दे, तो आप इसको अच्छी तरह से आपको इसको पढ़ना है। देखो ओजोन गैस का सूत्र O3 होता है। पहले तो आपको ये जानकारी होना आवश्यक है कि ओजोन क्या होती है? एक प्रकार की गैस होती है और इसका फॉर्मूला क्या होता है? O3 होता है। इसके बाद यह ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनती है, ठीक है। ऑक्सीजन के कितने परमाणु? इसमें 3 परमाणु होते हैं, तो यानी कि ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर बनती है। ऑक्सीजन गैस में यानी कि ऑक्सीजन गैस का फॉर्मूला क्या होता है? O2। तो इसमें ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? 2 परमाणु होते हैं। तो हम लिखेंगे ऑक्सीजन गैस में के एक अणु में 2 परमाणु होते हैं, यानी कि ऑक्सीजन का अणु यानी कि O2। तो O2 तो अणु जो होते हैं वो किससे मिलकर बनते हैं? परमाणुओं से। तो O2 में कितने परमाणु हुए? ऑक्सीजन के 2 परमाणु हुए। और ओजोन में कितने परमाणु हुए? ओजोन में 3 परमाणु हुए, ठीक है ना। इसके बाद ऑक्सीजन सभी वायविक जीवों के लिए
आवश्यक होती है तो वहीं ओजोन गैस एक घातक विष के समान होती है। देखो ऑक्सीजन तो क्या होता है, ऑक्सीजन का एक अणु जो होता है वो ऑक्सीजन के दो परमाणु से मिलकर बनता है, और ऑक्सीजन के दो परमाणु आपस में मिलकर ऑक्सीजन के एक अणु का निर्माण करते हैं। और ऑक्सीजन जो गैस होती है सभी वायविक जीवों के लिए आवश्यक होती है, इसलिए इसको प्राणवायु भी कहा जाता है। जहां ऑक्सीजन सभी जीवों के लिए प्राणवायु होती है, वहीं ओजोन एक प्रकार का क्या होता है, घातक विष के समान होती है, बहुत जहरीली गैस होती है। ठीक है, इसके बाद देखो ओजोन गैस वायुमंडल के ऊपरी स्तर में एक आवश्यक महत्वपूर्ण कार्य संपन्न करती है। ओजोन गैस जो होती है वायुमंडल के सबसे ऊपरी स्तर में एक आवश्यक महत्वपूर्ण कार्य संपन्न करती है। यह सूर्य से आने वाली, वही वाली बात है जो मैंने आपको बताई ना भी, सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से पृथ्वी की सुरक्षा का कार्य करती है। तो ओजोन गैस एक घातक विष के समान होती है, परंतु ये क्या करती है, सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से पृथ्वी की सुरक्षा का कार्य करती है और पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है ना, यह पराबैंगनी विकिरण जीवों के लिए अत्यंत हानिकारक होती है। यह हानिकारक जो पराबैंगनी विकिरणें होती है, नाम ही देखो हानिकारक पराबैंगनी विकिरणें, तो ये पराबैंगनी विकिरणें जो होती है जीवों के लिए क्या होती है, अत्यंत हानिकारक होती है। ये जो होती है वो जीवों की त्वचा को नुकसान पहुंचाती है, इससे जीवों में त्वचा संबंधी बीमारियां, यहाँ तक कि त्वचा का कैंसर भी हो सकता है। ठीक है ना, देखो आगे इसमें यह विकिरणें मानव में त्वचा से संबंधित रोग अथवा त्वचा का कैंसर उत्पन्न करती है। देखो आप, यह हानिकारक विकिरणें क्या करती है, जीवों में त्वचा से संबंधित रोग, यहाँ तक कि त्वचा का कैंसर भी क्या कर सकती है, उत्पन्न कर सकती है। ठीक है स्टूडेंट, तो थोड़ा हमने ओजोन परत के बारे में थोड़ा डिटेल से हमने बोर्ड पे लिख लिया है, तो आप इसको एक बार नोट कर लीजिए।
ठीक है स्टूडेंट्स, नोट कर लिया आपने? तो मैं इसको बोर्ड पे से मिटा देता हूँ, ठीक है। इसको आप डायरेक्ट फिर कॉपी में नोट कर लेना, क्योंकि यही आपके नोट्स हैं, ठीक है ना। और इनको साथ के साथ याद भी करते चलो, क्योंकि इस चैप्टर में से छोटे क्वेश्चन बनने की बहुत ज़्यादा संभावना है, इसीलिए मैं हर टॉपिक को बिल्कुल स्टार लगा के लिखवा रहा हूँ, टॉपिकों को बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हुए, ठीक है। तो ये देखो आप कि आपने क्या अभी ओजोन परत के बारे में पढ़ लिया। ओजोन का फॉर्मूला O3 होता है, एक घातक विष होता है, परंतु ये हमारे लिए सुरक्षा कवच का कार्य करता है। क्यों करता है? सूर्य से आने वाली सीधी हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों को ये क्या करता है? सीधे पृथ्वी पर आने से रोकता है। इसके पश्चात देखो हेडिंग मानो आप ओजोन का निर्माण, ओजोन यानी कि O3 का निर्माण। तो ओजोन का निर्माण कैसे होता है? देखो वायुमंडल के उच्चतर स्तर यानी कि सबसे ऊपरी भाग पर पराबैंगनी विकिरण, पराबैंगनी विकिरण को क्या बोलते हैं? अल्ट्रावायलेट। तो यूवी, यूवी का मतलब, यू का मतलब अल्ट्रा, वी का मतलब वायलेट के प्रभाव से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का फॉर्मूला O2, अणुओं से ओजोन का निर्माण होता है। देखो वायुमंडल के ऊपरी भाग में पराबैंगनी विकिरणों के प्रभाव से ऑक्सीजन अणुओं से, अब ओजोन का निर्माण किससे होता है? ऑक्सीजन के अणुओं से होता है, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन के एक अणु में एक और एक क्या जुड़ जाता है? ऑक्सीजन का नवजात परमाणु जुड़ जाता है। तो ऑक्सीजन के एक अणु में 2 परमाणु तो वैसे ही है, एक परमाणु और जुड़ जाएगा तो कितने परमाणु हो जाएंगे? 3 परमाणु हो जाएंगे, यानी कि ओजोन का निर्माण हो जाता है। फिर भी देखो आप उच्च ऊर्जा वाले पराबैंगनी विकिरण ऑक्सीजन अणुओं यानी कि O2 को विघटित करने का मतलब तोड़कर स्वतंत्र ऑक्सीजन परमाणु, अब यहां पर ऑक्सीजन के परमाणु की बात हो रही है, यहां पर केवल सिंगल O की बात हो रही है, O बनाते हैं। ये ऑक्सीजन के स्वतंत्र परमाणु O आपस में संयुक्त होकर यानी कि आपस में जुड़कर ओजोन O3 बनाते हैं। कैसे? स्वतंत्र, ये उच्च ऊर्जा वाले हानिकारक जो पराबैंगनी विकिरण होती है, ये ऑक्सीजन अणुओं को क्या कर देते हैं? तोड़ देते हैं। यानी कि पराबैंगनी विकिरणों के कारण ऑक्सीजन का एक अणु क्या हो जाता है? टूट जाता है। जब ऑक्सीजन का एक अणु टूटता है तो जो 2 छोटे नवजात ऑक्सीजन परमाणु में बदल जाता है।
अब ये जो स्वतंत्र जो ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं, ये स्वतंत्र परमाणु आपस में जुड़कर, यानी कि 3 परमाणु आपस में मिल जाते हैं और ऑक्सीजन ओजोन के एक O3 के एक अणु का निर्माण करते हैं। जैसे देखो आप, ये ऑक्सीजन है, अब ये हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों यानी कि पराबैंगनी विकिरण यानी कि UV अल्ट्रा वायलेट के कारण, अब ये ऑक्सीजन का जो परमाणु एक अणु होगा, ये हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों के कारण 2 ऑक्सीजन के परमाणुओं में बदल जाता है या विघटित हो जाता है। तो ऑक्सीजन का जो अणु होता है वो पराबैंगनी विकिरणों के कारण किसमें बदल गया? परमाणुओं में बदल गया। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर स्वतंत्र परमाणु, ये क्या है? ऑक्सीजन का अणु। अब क्या होता है? अब ऐसे होता है कि जब ये स्वतंत्र परमाणु जो होते हैं ये क्या करते हैं? ऑक्सीजन के एक अणु से संयोजित हो जाते हैं। तो ऑक्सीजन के एक अणु में 2 परमाणु तो वैसे ही है, फिर एक और ऑक्सीजन का परमाणु उसमें संयोजित हो जाएगा। तो ऑक्सीजन के कितने अणु हो गए? कितने परमाणु हो गए उसमें? 3। तो ऑक्सीजन के 3 परमाणु इक्वल ओजोन का एक अणु। तो क्या होता है? ये स्वतंत्र ऑक्सीजन परमाणु ऑक्सीजन के एक अणु से संयुक्त हो जाता है, जुड़ जाता है, और किसका निर्माण होता है फिर यहाँ पर? ओजोन। ओजोन का निर्माण होता है। ठीक है, तो आप इस प्रोसेस को कंप्लीट नोट कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने नोट कर लिया, इसको मिटा देता हूं मैं। ये जाना आपने ओजोन परत के बारे में और इसके निर्माण की प्रक्रिया के बारे में। परंतु कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो क्या कर रहे हैं? लगातार इस हमारी सुरक्षा कवच यानी कि ओजोन गैस को प्रभावित कर रहे हैं। ठीक है ना, इससे ओजोन की मात्रा में लगातार कमी आने लगी है और वहाँ पर क्या बन गया है? छेद बन गया है। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। 1980 से वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में तेजी से गिरावट आने लगी है। तो ओजोन गैस की मात्रा में कमी कब से आने लगी है? सन 1980 से। ठीक है, इसका मुख्य कारण मानव संश्लेषित रसायन क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कोष्टक में CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन माना गया है। देखो सन 1980 से वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में क्या आने लगी थी? गिरावट या कमी आने लगी है।
जब अध्ययन किया गया, विश्लेषण किया गया तो पाया गया कि इस कमी का जो मुख्य कारण है वह है मानव निर्मित या मानव निर्मित संश्लेषित रसायन क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। क्यों? क्योंकि आजकल मनुष्य जो है वो इसका उपयोग अधिक से अधिक मात्रा में करने लगा है। ठीक है ना? तो इसका उपयोग रेफ्रिजरेटर एवं अग्निशमन, अग्निशमन का मतलब आग बुझाने वाले यंत्र में, के लिए किया जाता है। यानी कि रेफ्रिजरेटरों में और अग्निशमन में किसका उपयोग किया जाता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग किया जाता है। सन 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ठीक है, UNEP, में सर्वानुमति बनी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC के उत्पादन को 1986 के 1986 के स्तर पर ही सीमित रखा जाए, सीमित रखा जाए। तो अब यह अनिवार्य है कि दुनिया भर की सभी विनिर्माण कंपनियां CFC रहित रेफ्रिजरेटर बनाए। देखो मेन बात क्या है कि सन 1980 से देखा गया है कि ओजोन की मात्रा में कमी आने लगी है। जब ओजोन की मात्रा में कमी आने लगी है तो परत क्या हो गई? पतली हो गई, यानी कि हमारा सुरक्षा कवच क्या हो गया? कमजोर हो गया। अब आप जानते हो कि ये हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो जब विश्लेषण किया गया तो माना कि इस कमी का जो मुख्य कारण है वो मानव निर्मित रसायन क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC है। यानी कि क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन होता है सबसे अधिक मात्रा में ओजोन परत को नुकसान पहुंचा रहा है। इसका अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन कैसे? क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग जो होता है वो रेफ्रिजरेटर में और अग्निशमन यंत्र में शीतलता यानी कि ठंडक उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। ठीक है, यानी कि वर्तमान में AC में, रेफ्रिजरेटर में, अग्निशमन में इसका उपयोग लगातार, इन चीज़ों का उपयोग लगातार बढ़ रहा है और इससे क्या हो रहा है? पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। तो 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि UNEP में यह अनुमति बनी कि CFC के उत्पादन को, यानी कि जो CFC का जो उत्पादन है इसको 1986 के स्तर पर ही सीमित रखा जाए। ठीक है, तो इसका क्या परिणाम सामने आया? इसका परिणाम ये सामने आया कि जितनी भी कंपनियां जो थी वो क्या कर रही है? अब CFC रहित रेफ्रिजरेटर का निर्माण करेगी। ठीक है, तो ये था आज हमारा ओजोन परत से संबंधित टॉपिक था जो अब यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोग इसको फटाफट अपनी फेयर कॉपी में नोट कर लो।